उस रात मुझे सबसे अजीब अनुभव हुआ। पूर्णिमा क्षितिज की ओर डूब रही थी। मुझे पता था क्योंकि एक अशुभ भूतिया चमक खिड़की से झांक रही थी, जो अशुभ छाया बना रही थी, जो धीरे धीरे पूरे कमरे में फैल रही थी। मुझे याद नहीं पड़ता कि मैं चादर के नीचे था या नहीं, जब रात के अंधेरे में मुझे अपनी टांगों के अंदरूनी हिस्से में हड्डियों जैसी उंगलियों का स्पर्श महसूस हुआ। सांस जैसी ठंडी ठंडक महसूस हुई, जो खुली खिड़की से आती हवा से अलग नहीं थी। इसने मेरे त्वचा को ठंडा किया, लेकिन यह अंदर तक भी पहुंची। इस समय तक रात शांत और उमस भरी थी। ठंडक का मैंने स्वागत किया, क्योंकि यह मेरे जांघों के बीच से गुजर रही थी। मुझे लगा कि मेरे पैर फैलने लगे हैं। मेरे द्वारा नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे उनके बीच हाथ है, उन्हें अलग अलग फैला रहे हैं। थोड़ी देर रुकने के बाद मुझे एक और सनसनी महसूस हुई। एक बर्फीली पकड़ ने मेरे गेंदों को जकड़ लिया। मुझे वह सनसनी पसंद आई। जब चुभने वाली ठंडक मेरे अंदर तक पहुंच रही थी, मेरा मन भटकने लगा। अचानक मैं कठोर हो गया, सबसे कठोर जो मैंने कभी महसूस किया था। मैं महसूस कर सकता था कि मेरी चमड़ी पीछे खींची जा रही है। पहले तो मुझे कोई स्पर्श महसूस नहीं हुआ, लेकिन फिर बर्फीली पकड़ मेरे लिंग के चारों ओर लिपट गई और इसमें मैं खो गया। परमानंद का द्वार खुला था और मैं ठीक दहलीज पर खड़ा था। ये वही होगी, ये चंद्रलेखा ही होगी। रुके, मुझे ठीक से समझाने दीजिए। मैं कुछ हफ्ते से एक लॉज में रह रहा था। मेरे फ्लैटमेट और मुझे अस्थायी रूप से बेदखल कर दिया गया था, क्योंकि हमारे मकान मालिक ने हमें बताया था कि छत की कुछ बड़ी मरम्मत करनी ज़रूरी है। क्योंकि हम सबसे ऊपरी मंजिल पर थे, इसलिए उन्होंने कहा कि हमारे लिए वह रहना सुरक्षित नहीं होगा। सौभाग्य से मैं अपनी पुरानी सहपाठी चंद्रलेखा से बात कर रहा था। उसकी माँ शहर के किनारे पर एक लॉज चलाती थी। यह एक बहुत पुरानी जगह, जिसमें कम बीम वाली छतें, अंधेरे गंदे गलियार और फर्श के तख्ते थे, जिन्हें देखकर लगता था कि वे चरमरा रहे हैं। मुझे गलत मत समझिए, ये एक प्यारी पुरानी जगह थी। मुझे यकीन है कि कई लोग इसे देहाती आकर्षण के रूप में वर्णित करेंगे। महत्वपूर्ण बात यह थी कि जब हमारे घर पर मरम्मत का काम चल रहा था, तब यह रहने के लिए सुरक्षित और गर्म जगह थी। साथ ही मेरे अपने माता पिता के घर जाने का कोई इरादा नहीं था। अब जब मैंने आज़ादी का स्वाद चखा था, चंद्रलेखा और मैं स्कूल में करीब नहीं थे। वास्तव में हम दोनों स्कूल छोड़ने के बाद ही दोस्त बने। पहली बार हमारी मुलाकात हमारे स्थानीय पार्क में संयोग से हुई थी। मुझे चंद्रलेखा पसंद थी। वह व्यक्तित्व से भरपूर थी और उसकी हंसी भी लाजवाब थी। वह भले ही कद में छोटी थी, लेकिन उसके पास जो था वह सबसे प्यारा था। चंद्रलेखा की बड़ी बुरी आंखें और मुस्कुराहट ने कई लोगों को दूसरे नज़र से देखने के लिए मजबूर कर दिया। हालांकि मेरा मानना है कि वह इस बात से अनजान थी कि उसके आकर्षण ने सब मर्दों का मन मोह लिया था। चंद्रलेखा हमेशा अपने दोस्त की मदद करने के लिए हर संभव कोशिश करती थी। बेशक उसने मुझे एक बढ़िया डील दिलवाई। उसने कहा कि मैं घर के पारिवारिक हिस्से में रह सकता हूँ, ना कि बिस्तर और नाश्ते वाले मेहमानों के लिए रिजर्व्ड कमरे में। फिर हमारी दोस्ती पूरी तरह से उसूलों वाली थी, क्योंकि हम दोनों दूसरों के साथ रिश्तों में थे। अगर हमारी टाइमिंग अलग होती तो कौन जानता हम साथ होते। मैं भी इंसान हूँ और कभी कभी मेरी नज़र उसके उभरे हुए स्तन और नितंबों पर पड़ती थी। जब वह बार में ड्रिंक लेने के लिए जाती, वह बार पर खड़ी होती थी और कुछ इंच ऊपर उठकर बार स्टाफ का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रही थी, जिससे मुझे मुस्कुराहट मिली। जिस दिन मैं लॉज पर पहुंचा, चंद्रलेखा शराब की एक बोतल और 2 गिलास लेकर कमरे में आई। यह आपके लिए शराब है, वह मुस्कुराई। गिलासों को बेड के साइड टेबल पर रखा और उन्हें लगभग किनारे तक भर दिया। चीयर्स। हमने काफ़ी देर तक बातचीत की। फिर उसने मुझे बताया कि मेरे पास एक छोटी सी समस्या है, जिसके बारे में मुझे आपको बताना है, क्योंकि आप यहाँ रह रहे हो। कभी कभी मैं अपनी नींद में चलती हूँ। मैं हंस के बोला, और ये एक समस्या है? क्योंकि चंद्रलेखा ने आगे कहा, अक्सर मैं इसी कमरे में आ जाती हूँ। यह मेरी नानी का कमरा हुआ करता था, मरने से पहले। चंद्रलेखा ने मेरे चेहरे पर भाव पड़े और हंस पड़ी। चिंता मत करो, वह यहाँ इस बिस्तर पर नहीं मरी। नहीं, दुख की बात है कि वह लगभग 1 साल पहले अस्पताल में मर गई, लेकिन मरने से पहले वह यहाँ हमारे साथ रहती थी। कुछ रातें मैं यहाँ बैठकर उसे कहानियाँ पढ़कर सुनाया करती थी।
माँ ने कहा कि ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं उनके बहुत करीब थी, इसलिए मैं यहाँ आ जाती हूँ कभी कभी। मुझे लगा कि तुम्हें पता होना चाहिए, लेकिन उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा। उम्मीद है ऐसा होगा, मैंने मजाक में कहा। चंद्रलेखा ने मुझे एक अश्लील मुस्कान दी और कहा, केवल तुम्हारे सपनों में। रात हुई और चंद्रलेखा नींद में चलते हुए शायद फिर मेरे कमरे में आ गई थी और वो मेरे करीब आ गई थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था तो मैंने खुद को अस्वस्थ कर लिया था। मुझे महसूस हुआ कि चंद्रलेखा मेरे लिंग के साथ खेल रही थी। उसका स्पर्श अद्भुत था। उसकी उम्र से कहीं ज़्यादा अनुभवी, दृढ़ लेकिन कोमल। वह बिल्कुल जानती थी कि एक अस्थायी व्यक्ति को किस तरह से शांत होना पसंद है, लेकिन उसका हाथ बहुत ठंडा था। अब ऐसा कई महीनों तक चलता रहा। चंद्रलेखा नींद में मेरे कमरे में आती और मेरे लिंग को छूती और उसके साथ खेलती और चली जाती थी। फिर एक दिन चंद्रलेखा फिर मेरे कमरे में आई और मेरे लिंग के साथ खेलने लगी। मैं जाग चुका था। मैं अपनी आंखें खोलना चाहता था, उसकी नग्नता देखना चाहता था, लेकिन मुझे डर था कि मैंने कुछ हरकत की तो वो डर ना जाए। तो मैंने बस लेटे रहते ही कल्पना की कि वह मुझे जो स्नेह दे रही थी उसका जवाब मैं उसके बदन को छूकर और हस्तमैथुन करके और फिर अपनी उंगलियों को उसकी गीली योनि के छेद में डालकर दे रहा था। मैंने सोचा कि अगर मैंने अपनी आंखें खोली तो शायद ये जादू टूट सकता है। मुझे चंद्रलेखा को नहीं बताना था कि मैं जागता रहता हूँ जब वो मेरे कमरे में आती है। वह अपनी नींद से जाग सकती थी और यह सब खत्म हो जाएगा। मैंने अपनी आंखें कसकर बंद रखी और जितना हो सके उतना देर तक बिना हिले डुले रहा। यह काल्पनिक अवास्तविक अनुभव जल्द ही अपने आखिरी चरम की ओर बढ़ रहा था, लेकिन इस बार कुछ अलग एहसास हुआ मुझे। चंद्रलेखा नहीं मेरे लिंग के साथ खेल रही थी, पर आज उसने अपने होठों को मेरे लिंग पर लगाया। उसके होठों का एहसास हुआ मुझे जो मेरे लिंग पर फिसलकर मेरे लिंग के नीचे आ गया। मैंने महसूस किया कि मेरा लिंग उसके गाल के अंदर दबा हुआ था। धीरे धीरे वह पीछे हटी और नीचे की ओर झुकी, मेरे दर्द भरे लिंग को अपने मुंह में और अंदर ले लिया। हर बार मैं महसूस कर सकता था कि मेरा लिंग उसके गले में और अंदर तक घुस रहा है। मैंने उसकी लार की नमी को महसूस किया जो मेरे लिंग से होते हुए मेरे अंडकोश पर टपक रही थी। अगली बार जब मेरा लिंग अंदर गया तो उसने मुझे तब तक अपने अंदर समाया जब तक उसके होठ मेरे लिंग के आधार को चूम नहीं रहे थे, लेकिन उसने अब कई बार मेरा लिंग अपने मुंह में लिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसको मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाना था, या उसे सिर्फ सिर हिलाना इतना पसंद था कि उसने इस तरह की प्रतिक्रिया को नियंत्रित करना सीख लिया था। बार बार वह अपने होठ वापस खींचती मेरे लिंग के सिर तक, फिर मेरे चिपचिपे लिंग की लंबाई तक वापस आ जाती। मैं अब और नहीं रोक सकता था, मुझे बस उसे छूना था। मैंने अपने हाथों को उसके सिर के चारों ओर लपेट लिया और धीरे से उसके मुख मैथुन में सहायता की। हर बार उसके गिरने से ठीक पहले मैंने उसके सिर पकड़ लिया, जबकि वह अपनी जीभ से मेरे चिकने सूजे हुए लिंग को टटोल रही थी। जब वह मेरी कामुक अवस्था को पी गई तो मैंने अपने खुलों को मोड़ा और उसके मुंह को अपने लिंग के नीचे ले गया। मुझे लगा कि उसके होठ मेरे लिंग के हर इंच पर फिसल रहे थे। अब मेरे संभोग को टालना असंभव था। जब भी वह मुझे अंदर लेती तो मैं अपने कुल्हों को हिलाता। मेरा लिंग धड़कने लगा क्योंकि दबाव ने मेरे लिंग को और भी अधिक बढ़ा दिया। जैसे ही उसने उन्हें पकड़ा, उन्हें दबाया, मेरी गेंदों को खड़ा कर दिया, मुझे उसके मुंह के अंदर अपनी क्रीम छोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। मैं वीर्यपात से बचने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी महारत मुझे उस अंतिम क्षण तक दूध पिला रही थी। मैंने महसूस किया कि मेरे लिंग की पूरी लंबाई फूल गई और धड़क रही थी। जब मैंने अपनी गर्म क्रीम उसके मुंह में डाली, मैं खुशी से कांप उठा। उसके सिर को तब तक जकड़ा जब तक कि मेरी धड़कन कम नहीं हो गई और मैं अपनी खुशी की स्थिति से पूरी तरह से शांत नहीं हो गया। मैं कुछ पलों तक वहाँ लेटा रहा और उस सुखद एहसास का आनंद लेता रहा। अब मैं अपने लिंग की धड़कन को महसूस नहीं कर पा रहा था क्योंकि वह सिकुड़ने लगा था। अचानक मुझे सन्नाटा महसूस हुआ। हवा गर्म हो गई। मैं अकेला महसूस कर रहा था। किसी और के ऊपर का स्पर्श
और एहसास गायब हो गया था। चौंक कर मैंने अपनी आंखें खोली। कमरा खाली था, वह जा चुकी थी। मैं उठकर बैठ गया और कमरे को देखने लगा कि कहीं चंद्रलेखा कोई शरारत तो नहीं कर रही। केवल भयानक छाया ही मेरा साथ दे रही थी। बेडरूम का दरवाज़ा बंद था, कुंडी खुली नहीं थी। अविश्वास में मैं एक पल में मुझे बासी हवा की गंध महसूस हुई, जैसे कि महिला के इत्र की हल्की सी गंध मिली हो। मैं दौड़कर दरवाजे की तरफ गया और उसे खोलकर बाहर झाँका। बेशक वहाँ थोड़ी रोशनी आ रही थी, लेकिन गलियारा अंधेरे में था। जब मैं अपने बिस्तर पर लौटा तो मेरी चादरें मेरे क्रीम से भीगी हुई थी और मेरी छाती भी एक सुखद अंत का सबूत दे रही थी। कई घंटों तक बिना सोए विचार करने के बाद मुझे आखिरकार यह निष्कर्ष निकालना पड़ा कि यह सिर्फ एक सपना था, एक अच्छा सपना। ध्यान रहे, मेरी चादर पर पड़ा गीला धब्बा हर बार जब मैं करवट बदलता तो मुझे याद दिलाता कि यह सपना था या सच। चांद ने आकाश में अपनी यात्रा पूरी कर ली थी। इससे पहले कि मैं अंततः एक बेचैन नींद में डूब जाता, मेरे पैरों के बीच फिर कुछ हरकत हुई, जैसे मुझे फिर कोई मेरे लिंग को छू रहा हो। मैं अपने शानदार मुख मैथुन को फिर से जी रहा था, लेकिन इस बार मैंने एक महिला का सिर मेरे लिंग पर ऊपर नीचे होते देखा। उसके छोटे घुंघराले बाल चांदी के रंग के दिखाई दे रहे थे, चांद की रोशनी से जगमग रहे थे। जब महिला ने खुद को मुझसे दूर किया तो मैंने उसका चेहरा देखा। वह बूढ़ी, दुबली और पतली थी। मैंने ये भी देखा कि उसका केवल एक स्तन था। हालांकि उसने पुराने ज़माने की नाइटी पहनी हुई थी, लेकिन वह सामने से अलग थी। उसका एक स्तन झुर्रीदार था और उसके पेट की ओर झुक रहा था, जबकि उसकी छाती के दूसरे हिस्से पर घाव के ठीक होने का निशान था। मुझे तभी चंद्रलेखा की मरी हुई दादी की बात याद आई। उस दृश्य और उस बात ने मुझे सहमा दिया। मैं इतना सहम गया था कि वही डर के मारे जम गया। मैं हिल नहीं पा रहा था। अचानक से सूरज उग गया और परेशान करने वाला वो दृश्य चला गया और मेरी आंखें खुली। विचारों को आमतौर पर दूर कर दिया जाता है या कम से कम अधिक तर्कसंगत रूप से देखा जाता है। मेरे बिस्तर पर क्रीम गिरी हुई थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि रोज़ मेरे साथ जो होता था वो चंद्रलेखा करती थी, या वो बूढ़ी औरत जो मुझे चंद्रलेखा की मरी हुई दादी लगी, या ये सब मेरे कल्पना थी और मैं बस रोज़ सपना देखता था। सच आखिर क्या था? शायद ये वैसा ही था जैसे कि कहावत है, पूर्णिमा के समय अजीब चीज़ें होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए। धन्यवाद।